दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज पाताल लोक सीजन 2 के आगे के एपिसोड्स को। अगर आपको इससे पहले की कहानी जाननी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें अंसारी के पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब अंसारी की पहली बार पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग हुई थी तब विर्क ने अंसारी को हाथीराम के अंडर काम करने के लिए कहा था। वहाँ हाथीराम अंसारी से कहता है कि तुम कभी भी मेरे जैसे मत बनना। अब सीन प्रेजेंट में आता है और नागालैंड पुलिस को अंसारी की लाश जंगल में पड़ी हुई मिलती है। तब नागालैंड पुलिस जल्दी से अंसारी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। साथ ही मेघना भी अंसारी की मौत पर काफी दुखी थी और अंसारी ने रोज के पास जाने से पहले मेघना को कॉल किया था, लेकिन मेघना ने उसकी कॉल नहीं उठाई। यही गिल्ट मेघना के मन में था। तब मेघना अपने हेड ऑफिसर को कॉल करके सारी बात बता देती है कि अंसारी की मौत की जिम्मेदार मैं भी हूँ। मुझे अंसारी की रक्षा करने के लिए कहा गया था पर मैंने उसका कॉल ही नहीं उठाया। इस पे वो मेघना से कहते हैं कि तुम ये सब बात को भूल जाओ और किसी को ये बात मत बताना, वरना नागालैंड पुलिस की काफी बदनामी होगी। तब मेघना भी उनकी बात मानकर किसी को कुछ नहीं बताती, मगर अंदर ही अंदर मेघना काफी दुखी थी। फिर अगले दिन अंसारी की लाश को दिल्ली पुलिस को भेज दिया जाता है और अंसारी की बॉडी देखकर हाथीराम काफी ज्यादा दुखी था। हाथीराम भी अंसारी की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था, क्योंकि हाथीराम ने भी अंसारी का कॉल नहीं उठाया था। अब अंसारी की फैमिली में कोई भी नहीं होता, इसलिए सभी ऑफिसर्स मिलकर अंसारी को दफनाने के लिए जा रहे थे। इतने में अंसारी का बॉयफ्रेंड भी अंसारी से आखिरी बार मिलने आता है और वो अंसारी को ऐसी हालत में देखकर बहुत रोता है, जिसके बाद ये लोग अंसारी को दफना देते हैं। अब अगले दिन एक मीटिंग बैठाई जाती है और उस मीटिंग में ऑफिसर हाथीराम से पूछते हैं कि आखिर उस दिन तुम कहाँ गए थे जिस दिन अंसारी की मौत हुई थी। इस पे वो कहता है कि उस दिन मैं अंसारी की परमिशन पर अपने बेटे से मिलने गया था। ऑफिसर उसे कहते हैं कि अब तो अंसारी जिंदा नहीं है और आखिर तुम्हारी बात पर कौन विश्वास करेगा। अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें सारा इल्जाम अंसारी पर डालना पड़ेगा। ये अंसारी की मौत उसकी खुद की गलती की वजह से हुई है, वरना तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। तब हाथीराम को न चाहते हुए भी पूरा इल्जाम अंसारी के सर पर डालना पड़ता है, पर ये करते समय हाथीराम बहुत दुखी था। दूसरी तरफ न्यूज में बताया जाता है कि रूबेन के आदमियों ने अंसारी को मारा है। इसी वजह से नागालैंड पुलिस रूबेन को हर जगह ढूंढ रही थी। फिर हम रूबेन को देखते हैं। रूबेन अपने फार्म हाउस पर अपनी मॉम से कॉल पर कह रहा होता है कि मैंने अंसारी को नहीं मारा है, मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। जिसके बाद रूबेन अपनी मॉम से बात करने के बाद अपना फार्म हाउस छोड़कर चला जाता है। अब थोड़े टाइम बाद मेघना अपने ऑफिसर के साथ रूबेन के फार्म हाउस पर आती है, लेकिन रूबेन उसे वहाँ नहीं मिलता। तब मेघना अपने ऑफिसर को रूबेन का पता लगाने को कहती है। वहीं रूबेन पुलिस से बचने के लिए जंगल में भाग रहा था। तभी रूबेन को रेड्डी का कॉल आता है। वो रूबेन से कहता है कि तुम्हें पुलिस को सरेंडर कर देना चाहिए और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें पुलिस से बचा लूंगा। तब रूबेन कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम मुझे जेल में डालकर खुद मेरी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हो। मैं कभी भी खुद को सरेंडर नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद रूबेन कॉल काट देता है। जिसके बाद हाथीराम थाने में काफी निराश बैठा होता है और उसे अपने फैसले पर काफी बुरा लग रहा था। उसी समय एक ऑफिसर हाथीराम से कहता है कि हम लोग सब सिस्टम के कुत्ते हैं, हमें हर समय अपने मालिक की सुननी पड़ती है, वरना हमें उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। तब हाथीराम उसकी बात सुनकर सहमत होता है। फिर जब हाथीराम अपना काम कर रहा होता है तभी उसे अंसारी के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो हाथीराम को अपने घर आने को कहता है। फिर जब हाथीराम वहाँ पहुँचता है तो वो हाथीराम से पूछता है कि आखिर अंसारी की मौत कैसे हुई थी, लेकिन हाथीराम उसे ये कहकर मना कर देता है कि मैं अंसारी के बारे में और बात करना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि अंसारी एक ईमानदार ऑफिसर था और मैं कैसे भी करके अंसारी को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। जिसके बाद हाथीराम अपने घर आ जाता है। घर पर जीतू हाथीराम की बीवी से कह रहा था कि जीजा जी को ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो हर समय रिस्क रहता है। ये सुनकर हाथीराम को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसे अपने घर से निकाल देता है। साथ ही हाथीराम अपनी पत्नी से कहता है कि मैं ये जॉब कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ और तुम्हारी जिद की वजह से आज अंसारी की मौत हुई है। ना मैं यहाँ पर आता न अंसारी को कुछ हो पाता। फिर अगली सुबह हाथीराम विर्क से जाकर मिलता है, जो हाथीराम को ध्रुव की कॉल रिकॉर्डिंग्स देता है। रिकॉर्ड्स में हाथीराम को पता चलता है कि जिस दिन थॉम की मौत हुई थी उस दिन ध्रुव भी शहर में था, लेकिन पहले ध्रुव ने हाथीराम से झूठ कहा था कि वो थॉम की मौत के दिन किसी दूसरे शहर में काम से गया था। इसलिए हाथीराम जल्दी से ध्रुव के बार का फुटेज चेक करने लगता है और उस फुटेज के अंदर हाथीराम को रोज के साथ ध्रुव भी जाते हुए दिखता है। ये देखने के बाद हाथीराम समझ जाता है कि ध्रुव ने उसे झूठ कहा था कि वो काफी टाइम से रोज से नहीं मिला। फिर हाथीराम और वीर
लोग एक साथ ध्रुव से मिलने उसके घर जाते हैं और ध्रुव के घर पर उसकी एंगेजमेंट पार्टी चल रही थी। तभी हाथीराम और विर्क ध्रुव को अकेले में ले जाकर रोज के बारे में सारी सच्चाई बताने को कहते हैं। ध्रुव भी उनसे डरकर सारी बात बता देता है कि रोज और रघु मेरे बार में काम करते थे। मुझे पता चला कि रोज और थॉम के बीच अफेयर चल रहा था। साथ ही थॉम रोज को अपने रिलेशनशिप की बात छुपाने के लिए 50,000 रुपए दिया करता था। तब ध्रुव को भी उस समय पैसों की काफी जरूरत थी, इसलिए ध्रुव ने रोज से कहा कि तुम थॉम को ब्लैकमेल करके 2 करोड़ रुपए मांगो। तब रोज भी उसकी बात मानकर थॉम से कॉल पर 2 करोड़ रुपए मांगती है। फिर ध्रुव खुद रोज को पैसे लेने के लिए थॉम के होटल पर छोड़ता है, लेकिन रोज बिना पैसे लिए ही होटल से भाग जाती है, जिसमें उसके साथ रघु भी शामिल था। ये सुनने के बाद हाथीराम चौंक जाता है। जिसके बाद हम डैनियल को देखते हैं। डैनियल रोज को पूरे जंगल में मारने के लिए ढूंढ रहा होता है। इतने में डैनियल को एक बच्चा मिलता है और वो उसे रोज की फोटो दिखाकर पूछता है कि तुमने इस लड़की को देखा है क्या, लेकिन वो बच्चा कहता नहीं। दूसरी तरफ मेघना अपने बेटे को घर में पढ़ा रही होती है। उसी समय आइजैक मेघना को कॉल करके बताता है कि हमें रोज मिल चुकी है और उसकी हालत काफी खराब है। तब मेघना जल्दी से ये बात हाथीराम को बताती है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर रोज की मदद से अंसारी के खूनी का पता लगा सकते हैं। तब हाथीराम भी उसकी मदद के लिए मान जाता है। फिर हाथीराम जल्दी से नागालैंड जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा होता है और जाने से पहले वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अपने ऊपर इतना बड़ा बोझ लेकर नहीं जी सकता, मुझे अंसारी को इंसाफ दिलाना होगा। इतना कहने के बाद वो नागालैंड के लिए निकल जाता है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब रूबन अपनी मॉम से कह रहा था कि उस आदमी ने हम लोगों को धोखा दिया है और मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगा। इस पे उसकी मॉम रूबन से कहती है कि तुम्हें खुद को संभालना चाहिए, मैं उस आदमी पर गुस्सा नहीं हूँ। तभी रूबन की बहन को हम देखते हैं। रूबन की बहन चाकू लेकर अपना हाथ काट लेती है, जिससे उसकी यहीं पर मौत हो जाती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और मेघना रोज को एक हॉस्पिटल में भर्ती करा देती है और रोज की हालत वाकई में काफी ज्यादा नाजुक थी। साथ ही हाथीराम भी फ्लाइट से नागालैंड आ जाता है और वहाँ शिव हाथीराम को समझाता है कि आपको इस केस में वापस नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हाथीराम को कैसे भी इस केस को सॉल्व करना था। फिर शिव से बात करने के बाद हाथीराम मेघना से मिलने हॉस्पिटल जाता है तो मेघना उसे बताती है कि रोज के बचने के चांसेस काफी कम हैं। हमें रूबन को पकड़ने का भी ऑर्डर मिला है। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी न्यूज पे बजोरिया की मौत की खबर आती है और बजोरिया को रूबन के आदमी ने मारा था। फिर हाथीराम बजोरिया के बड़े भाई से मिलने उसके घर पर जाता है तो बजोरिया का भाई उसे बताता है कि रूबन नहीं चाहता था कि मेरे भाई रेड्डी से होटल खरीदे, इसी वजह से रूबन ने मेरे भाई को मार दिया। साथ ही वो ये भी बताता है कि रेड्डी अपना सारा कारोबार बेचकर विदेश में सेटल होना चाहता था और इस कारोबार में आधी हिस्सेदारी थॉम की भी थी। उसकी बातों को सुनकर हाथीराम सोच में पड़ जाता है कि आखिर रेड्डी अपना कारोबार बेचकर जाना क्यों चाहता है। फिर हाथीराम ये बात अपने सीनियर विर्क को भी बताता है और उससे रेड्डी के बारे में सारी जानकारी निकालने को कहता है। इसके बाद हाथीराम को बजोरिया के घर के बाहर 2 ऑफिसर खड़े हुए दिखते हैं। असल में वो ऑफिसर्स रूबेन के लिए काम करते थे। हाथीराम उन दोनों से जाकर कहता है कि मुझे रूबन से मिलना है, मैं रूबन को बचाना चाहता हूँ, वरना पुलिस रूबन को ढूंढकर मार डालेगी। तब वो दोनों हाथीराम को रूबन से मिलाने के लिए मना कर देते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के बाहर काफी सारे लोग रोज को मारने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि सबको लगता था कि रोज ने थॉम का खून किया है। ये सब देखने के बाद मेघना अपने ऑफिसर के साथ मिलकर उन लोगों को रोकने लगती है। तभी हाथीराम मेघना को कॉल करके कहता है कि हमें रोज को हॉस्पिटल से बाहर निकालना पड़ेगा। जिसके बाद वो सभी लोग हॉस्पिटल के अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं और पुलिस भी उन्हें रोक रही थी। इतने में एक ऑफिसर के हाथों से गोली चल जाती है, जो कि एक बच्चे को लगती है। ये देखकर लोग और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और यहाँ एकदम से भीड़ उमड़ पड़ती है, जिससे सिचुएशन संभालना काफी मुश्किल हो गया था। तब मेघना रोज को लेकर हॉस्पिटल के पीछे से भागने लगती है, पर कुछ लोग मेघना पर हमला कर देते हैं। हालांकि जब तक वो लोग रोज को मार पाते, उससे पहले हाथीराम आकर उन सभी लोगों को मारने लगता है। फिर हाथीराम कैसे भी करके मेघना और रोज को बचाकर हॉस्पिटल से बाहर लाता है और फिर ये लोग वैन में बैठकर वहाँ से निकल लेते हैं। फिर हम हाथीराम की पत्नी को देखते हैं। वो देखते कि गीता का बेटा काफी निराश बैठा था और उसे अपनी मॉम की काफी याद आ रही थी। इस पे वो उसे जाकर कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम हमारे साथ हैं। अगर तुम्हें कभी अपनी मॉम की याद आए तो तुम मेरे पास आ जाना। फिर कुछ देर बाद हाथीराम और मेघना रोज को दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। साथ ही हाथीराम को भी काफी चोटें आई होती हैं और वो लंगड़ा के चल रहा था। तब डॉक्टर उसे बताती है कि अगर कोई आदमी ज्यादा नशा कर ले तो उसका यूरिक एसिड बढ़ जाता है और वो इंसान लंगड़ा कर चलने लगता है। उनकी बातों से हाथीराम को रोज की डॉक्टर की याद आती है और रोज की डॉक्टर को भी ड्रिंक करने के बाद
बाद चलने में प्रॉब्लम होती थी। हाथीराम को किसी आदमी ने यह भी बताया था कि रघु को उसने एक लंगड़ाती हुई लड़की के साथ देखा था। इससे हाथीराम समझ जाता है कि रोज की डॉक्टर उसे रघु रोज के बारे में सब कुछ बता सकती है। जिसके बाद हाथीराम रोज की डॉक्टर के पास जाकर उन्हें सारी सच्चाई बताने को कहता है। वो उसे बताती कि रोज और थॉम का अफेयर चल रहा था और उन दोनों के अफेयर की वजह से रोज प्रेग्नेंट हो गई थी। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि रोज को थॉम नहीं बल्कि उसकी बीवी पैसे दिया करती थी ताकि वो एकदम चुप रहे। फिर कुछ समय बाद रोज को एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम इन्होंने जैन रखा। रोज जैन को अपने साथ बॉर्डर क्रॉस करके ले जाना चाहती थी, मगर रोज इन दिनों काफी नशा भी किया करती थी, इसलिए डॉक्टर समझ गई थी कि रोज जैन को अच्छे से संभाल नहीं पाएगी। इसी वजह से वो जैन को अपने पास ही रखने का फैसला करती है। फिर डॉक्टर उसे कहती है कि इस दिन के बाद मैंने रोज को कभी नहीं देखा। दूसरी तरफ रेड्डी की बीवी ग्रेस थॉम की बीवी से आकर कहती है कि जब से थॉम की मौत हुई है तब से बिजनेस काफी खराब चल रहा है, इसलिए हमें अपनी कंपनीज को बेचकर इन्वेस्टर्स को उनके पैसे लौटा देने चाहिए। तब थॉम की बीवी भी उसकी बात मान लेती है। फिर ग्रेस रेड्डी से कॉल करके कहती है कि वो कंपनी बेचने के लिए मान गई है। ये सुनकर रेड्डी खुश हो जाता है। अब हाथीराम मेघना को आकर सारी बात बता देता है कि थॉम की बीवी को रोज और थॉम के अफेयर के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो रोज को हमेशा पैसे दिया करती थी। लेकिन अभी भी वो लोग सोच में पड़े रहते हैं कि आखिर थॉम को मारा किसने होगा। इसी बात का जवाब पाने के लिए हाथीराम रूबन से मिलना चाहता था। फिर मेघना अपने बेटे को स्कूल छोड़ने आती है और मेघना के साथ हाथीराम भी स्कूल आया था। वहाँ हाथीराम को पता चलता है कि थॉम की बेटी भी इसी स्कूल में पढ़ा करती थी जिसकी 16 साल की उम्र में मौत हो गई थी। फिर हम रूबन को देखते हैं। रूबन को उसके आदमी बताते हैं कि तुम्हारे घर पर ग्रेस कुछ काम से आई थी। इस पे रूबन समझ जाता है कि जरूर रेड्डी उसकी कंपनी को बेचने का प्लान कर रहा है, लेकिन रूबन उसे ऐसा करने देना नहीं चाहता था। अब अगले दिन हाथीराम थॉम की बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए स्कूल जाता है तो उसे पता चलता है कि थॉम की बेटी और रोज एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। ये देखकर हाथीराम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसी समय हाथीराम को एक आदमी का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि रूबन तुमसे मिलना चाहता है। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम हाथीराम को देखते हैं। हाथीराम एक जगह पर बैठकर रूबन का इंतजार कर रहा था। तभी हाथीराम के पास कुछ लोग आते हैं और उसे कार में ले जाने लगते हैं। उसी समय मेघना भी उस कार का पीछा कर रही होती है। फिर रास्ते में वो लोग हाथीराम के सारे कपड़े उतरवा कर उसे दूसरे कपड़े पहना देते हैं और मेघना अभी भी उनका पीछा कर रही थी। इतने में मेघना की कार के सामने एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है और जब वो ट्रक मेघना के सामने से हटता है तब तक वो गुंडे हाथीराम को लेकर जा चुके थे। मेघना सोच में पड़ जाती है कि वो गुंडे हाथीराम को लेकर कहाँ गए होंगे। फिर जब हाथीराम रूबन के पास पहुँच जाता है तो वो रूबन से कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम्हारी बहन ने इसलिए खुदकुशी की थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि रोज और थॉम का अफेयर चल रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि रोज भी थॉम की सौतेली बेटी थी, इसलिए तुम्हारी मॉम रोज को मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिया करती थी। अब जब हाथीराम रूबन से बात कर रहा होता है उसी समय हम डैनियल को देखते हैं जिसने दूर से इन लोगों पर निशाना बना रखा था। रूबन भी हाथीराम से कहता है कि मेरे पिता एक बहुत बुरे इंसान थे, उन्होंने मेरी मॉम को धोखा दिया था, इसलिए मुझे उनसे नफरत है और वो इतने ज्यादा गिर गए थे जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। यहाँ रूबन ये सब कह ही रहा होता है। इतने में डैनियल रूबन को गोली मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब रूबन के मरने के बाद रूबन के आदमी हाथीराम पर हमला कर देते हैं, मगर तब तक मेघना हाथीराम की मदद के लिए वहाँ आ जाती है और हाथीराम और मेघना मिलकर रूबन के सारे आदमियों को मार डालते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद ये खबर रेड्डी को पता चल जाती है तो रेड्डी अपनी बीवी से कहता है कि कुछ दिनों में सबमिट होने वाला है, इसलिए तुम रूबन की मरने की खबर किसी को मत बताना। वहीं हम अंकल कैन को देखते हैं और अंकल कैन नागालैंड को समिट में रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ रूबन की मॉम को भी अपने बेटे की मौत की खबर पर काफी दुख होता है। फिर मेघना रूबन के मरने की बात अपने हेड ऑफिसर को बताती है कि रूबन को हम लोगों ने नहीं बल्कि किसी दूसरे आदमी ने मारा है। ये सुनकर हेड ऑफिसर भी चौंक जाता है। फिर वो मेघना से कहता है कि अब तुम इस बात पर ज्यादा ध्यान मत दो, वैसे भी रूबन को मारने के बाद हमारा पूरा केस सॉल्व हो गया है। इसके बाद विर्क हाथीराम को कॉल करके बताता है कि रेड्डी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। कुछ साल पहले रेड्डी के खिलाफ भी एक पुलिस कंप्लेन दर्ज हुई थी, लेकिन रेड्डी ने इस पूरी फाइल को ही गायब कर दिया था। ये सुनकर हाथीराम को रेड्डी पर शक होने लगता है कि शायद से रेड्डी ही थॉम के मर्डर में शामिल होगा। जिसके बाद रोज की मॉम रोज से मिलने हॉस्पिटल में आती है, जो कि उससे काफी समय बाद मिल रही थी। तब रोज की हालत देखकर वो काफी दुखी हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि रोज की इतनी बदतर हालत हो जाएगी। दूसरी तरफ हम हाथीराम की बीवी को देखते हैं जिसके घर पर एक दादाजी और दादी आते हैं। असल में वो दोनों रघु
रघु के पेरेंट्स थे जो अपने पोते को अपने साथ ले जाने आए थे। दादा और दादी हाथीराम की बीवी से कहते हैं कि हम लोगों की हालत कुछ दिनों से काफी खराब थी, इसलिए हम लोग रघु के बच्चे को लेने नहीं आ पाए, पर अब हम लोग अपने पोते को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तब हाथीराम की बीवी कहती कि ठीक है, जैसे मेरे पति आ जाएंगे तुम इस लड़के को यहाँ से ले जा लेना। वहीं हम हाथीराम को देखते हैं जो मेघना से कहता है कि रुबन ने मरने से पहले मुझे बताया था कि थॉम कभी भी समिट में जाना नहीं चाहता था, लेकिन एक दिन थॉम का 60 करोड़ का माल पुलिस ने पकड़ लिया और माल की जानकारी थॉम के किसी करीबी दोस्त ने दी थी। यहाँ हाथीराम को पूरा यकीन था कि वो माल की जानकारी जरूर रेड्डी ने पुलिस को दी होगी, क्योंकि रेड्डी को थॉम के बारे में सब कुछ पता था। तब मेघना हाथीराम को बताती है कि जिस स्नाइपर ने रुबन को मारा था वो स्नाइपर कोहिमा टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी की कार में आया था। ये सुनने के बाद हाथीराम उस एजेंसी के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता कि वो स्नाइपर शिव की कार में बैठकर रुबन को मारने आया था। इससे हाथीराम समझ जाता है कि शिव जरूर उस स्नाइपर के बारे में जानता है। फिर हाथीराम शिव को जाकर बहुत मारता है और सारी बात बताने को कहता है। इस पे शिव उसे बताता है कि डैनियल नाम के आदमी ने रुबन को मारा था क्योंकि डैनियल को एक गाड़ी की जरूरत थी और उस समय मेरे ऊपर भी एक केस चल रहा था। उस केस की वजह से मैं अपने घर नहीं जा पा रहा था, इसलिए डैनियल ने मुझे कहा था कि अगर मैं उसे अपनी गाड़ी दे दूंगा तो वो मुझे इस केस से बाहर निकालने में मदद करेगा। इधर हम विर्क को देखते हैं जो डैनियल की गर्लफ्रेंड से जाकर कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा था कि थॉम की मौत के दिन डैनियल तुम्हारे साथ था। इस पे वो उसे कहते कि उस दिन डैनियल मेरे साथ सिर्फ रात के 11 बजे तक था और 11 बजे के बाद वो मेरे पास से चला गया था। साथ ही वो उसे बताते कि डैनियल लंगचोमा नाम की जगह से आता है। इस जगह के लोग अपने लीडर के लिए काफी वफादार होते हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि वो थॉम को कभी मार नहीं सकता। पर विर्क को उसकी बातों पर यकीन नहीं था और सभी लोगों को डैनियल पर ही शक होने लगता है। जिसके बाद विर्क हाथीराम को कॉल करके सारी बात बता देता है। यह सुनकर हाथीराम चर्च में जाकर डैनियल के डॉक्यूमेंट चेक करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि डैनियल के मॉम डैड बहुत पहले मर गए थे और डैनियल को बचपन से कैन ने पाला था। इससे हाथीराम समझ जाता है कि जरूर कैन के कहने पर डैनियल ने थॉम को मारा होगा। फिर हाथीराम जल्दी से कॉल करके ये बात मेघना को बताता है, लेकिन तभी हम मेघना को देखते हैं जिसके सामने डैनियल बैठा था। डैनियल ने मेघना को किडनैप करके रखा था और जब मेघना कॉल पर हाथीराम से मदद मांगती है उस समय डैनियल मेघना को गोली मार देता है। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब रोज ड्रिंक करके कहीं जा रही थी। तब ड्रिंक करने के बाद रोज को जरा भी होश नहीं था, इसलिए कुछ लोग रोज का फायदा उठाने की सोचते हैं, मगर इतने में रघु आकर रोज को उन लोगों से बचा लेता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और हमें पता चलता है कि नागालैंड का समिट सक्सेसफुल हो गया था, जिसकी वजह से काफी सारे लोग खुश थे। इस समिट की वजह से नागालैंड में डेवलपमेंट होने वाला था। फिर जब हाथीराम उस जगह पर जा रहा होता है जहाँ डैनियल ने मेघना को मारा था, वही डैनियल बिल्डिंग के ऊपर से हाथीराम पर हमला करने लगता है और हाथीराम भी चुपके से बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। जिसके बाद हाथीराम और डैनियल के बीच में काफी लड़ाई होती है और यहाँ ये दोनों एक दूसरे पर काफी भारी पड़ रहे थे। हालांकि आखिर में हाथीराम डैनियल को जान से मार डालता है और हाथीराम को आज जाकर सुकून मिलता है कि उसने अंसारी और मेघना के कातिल को मार डाला। फिर अगले दिन आइजैक हाथीराम से कहता है कि सर आपने बहुत बहादुरी का काम किया है, आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे, इसलिए आपको अब वापस चले जाना चाहिए। इस पे हाथीराम कहता है कि अभी नहीं, मुझे पूरे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। इतना कहने के बाद वो सीधा कैन से मिलने उनके घर जाता है। फिर वो कैन से पूछता है कि आपने थॉम को क्यों मरवाया था। इस पे वो उसे सारी बात बताता है कि थॉम समिट में नहीं आना चाहता था और उस रात थॉम का रेड्डी के साथ झगड़ा हो गया था और मुझे डर था कि उन दोनों के झगड़े की वजह से नागालैंड का समिट खराब ना हो जाए, जिससे यहाँ का डेवलपमेंट रुक जाएगा। इसलिए मैंने थॉम को मार दिया था और थॉम को मारने के बाद मैंने डैनियल से उसकी मदद मांगी थी, जिसके बाद हम दोनों ने ऐसा प्लान किया कि ये एक कोई पॉलिटिकल मर्डर है। हालांकि तुमने तो आखिर मुझे पकड़ ही लिया। फिर हाथीराम कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप ऐसा कुछ करोगे और मैं नागालैंड के सभी लोगों को आपकी सच्चाई बता दूंगा। कैन उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो नागालैंड के सभी लोग वापस से दुखी हो जाएंगे और नागालैंड के समिट का कुछ फायदा नहीं होगा। मैंने अपने लोगों की भलाई के लिए थॉम को मारा था, वैसे भी थॉम एक स्मगलर था। तब हाथीराम भी उसकी बात से सहमत होता है और वो फैसला करता है कि वो नागालैंड की भलाई के लिए किसी को कुछ नहीं बताएगा। फिर हाथीराम बाहर आता है तो उसे वहाँ के लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। ये देखकर हाथीराम भी
खुश हो जाता है। फिर सच्चाई जानने के बाद हाथीराम आइजैक के साथ एयरपोर्ट जा रहा होता है और रास्ते में आइजैक उसे बताता है कि पिछली रात रोज की हॉस्पिटल में मौत हो गई। यहाँ हाथीराम भी एक बात को लेकर काफी ज्यादा दुखी था कि हाथीराम ने गीता से वादा किया था कि वो रघु को ढूंढ कर लाएगा, पर हाथीराम रघु को अभी तक ढूंढ नहीं पाया था। फिर थोड़े टाइम बाद हाथीराम अपने घर पर आ जाता है और वो देखता है कि रघु के पेरेंट्स अपने पोते को ले जाने आए थे। तब हाथीराम उनकी बात मानकर बच्चे को उनके साथ भेज देता है और हाथीराम और उसकी पत्नी इस बच्चे के लिए काफी खुश थे कि चलो उसे उसके दादा दादी तो मिल गए। फिर अगली सुबह हाथीराम अपने पुलिस स्टेशन पर जाता है और वहाँ हाथीराम को हेड ऑफिसर कहते हैं कि तुमने मुझे बिना बताए थॉम के केस को रिस्टार्ट किया था, इसलिए अब तुम्हें कभी भी सस्पेंड किया जा सकता है। हालांकि हाथीराम को अपने सस्पेंड होने से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि हाथीराम ने अपने दोस्त का बदला ले लिया था। फिर हाथीराम रघु को ढूंढने के लिए सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है और उस फुटेज में वो रघु को देखता है जो कि एक ऑटो रिक्शा में बैठकर रोज को लेने आया था। तब हाथीराम उस ऑटो रिक्शा के ऑनर के पास जाता है जिसका नाम टोकस था। टोकस पुलिस को देखकर भागने लगता है, लेकिन कैसे भी करके टोकस को पकड़ लिया जाता है। जिसके बाद टोकस हाथीराम को सारी बात बताने लगता है कि रघु उस दिन किसी लड़की को स्टेशन ले जाने के लिए मेरा ऑटो लेके गया था और रघु ने मुझे कहा था कि वो लड़की उसे इस काम के बदले 5 लाख रुपए देगी और वो मुझे 10,000 रुपए देने वाला था। फिर जब रघु मेरा ऑटो लेकर वापस आया तो मैंने रघु से अपने हिस्से के 10,000 रुपए मांगे, पर रघु के पास देने के लिए एक भी रुपया नहीं था। इसी कारण रघु और हमारे बीच में लड़ाई होने लगी और लड़ाई में गलती से रघु की जान चली गई। फिर रघु को मारने के बाद हम लोगों ने उसे एक खेत में गाड़ दिया था। तब वो लोग हाथीराम को रघु की लाश के पास लेकर जाते हैं और रघु की लाश देखकर हाथीराम काफी दुखी हो जाता है। साथ ही वहाँ हाथीराम को रघु का कुछ सामान भी मिलता है और वो उन लोगों से कहता है कि रघु को कोई 5 लाख रुपए नहीं मिले थे, इसलिए उसने तुम्हें 10,000 रुपए नहीं दिए और तुमने उसे फालतू में मार डाला। फिर हाथीराम और विर्क एक साथ होते हैं तो विर्क हाथीराम से पूछता है कि अगर रोज को थॉम से पैसे मिलने वाले थे जो कि उसे नहीं मिले तो पैसे आखिर गए कहाँ। इस पर हाथीराम भी सोच में पड़ जाता है कि हाँ, ये पैसे गए कहाँ। साथ ही हाथीराम बातों बातों में कहता है कि अब मैं नौकरी छोड़ने वाला हूँ क्योंकि मैं इससे परेशान हो गया हूँ। इतने में हाथीराम को एक बच्चे के हाथ में नोट दिखता है। वो नोट देखकर हाथीराम समझ जाता है कि थॉम रोज को हवाले के पैसे देने वाला था। तब हाथीराम जल्दी से रोज और रघु का सामान चेक करने लगता है और उस सामान में हाथीराम को एक फटा हुआ नोट मिलता है। असल में वो नोट हवाले का था और उस नोट के बदले में रोज को 2 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। तब हाथीराम जीतू की मदद से हवाले के पैसे चेंज करने की जगह पर जाता है और वो नोट उस आदमी को देता है, जिसके बदले में वो आदमी हाथीराम को 2 करोड़ रुपए दे देता है। लेकिन हाथीराम उन 2 करोड़ में से 5 लाख रुपए ही लेता है, क्योंकि रघु को रोज से सिर्फ 5 लाख रुपए मिलने वाले थे। बाकी का पैसा वो वहीं छोड़ देता है। जिसके बाद हाथीराम वो पैसे लेकर रघु के मॉम डैड को देने के लिए रेलवे स्टेशन जाता है और कुछ देर ढूंढने के बाद हाथीराम को दादा दादी मिल जाते हैं तो हाथीराम उन्हें उनके बेटे के पैसे दे देता है। जिसके बाद हाथीराम सुकून से घर जाने लगता है क्योंकि हाथीराम ने ये पूरा केस सॉल्व कर दिया था। यहीं पर ये वेब सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, आपको वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।